Today we will have the discussion on what's called as the boron family. So we will be starting now the families. ठीक है, तो let's have a discussion on what's called as the boron family. So we have boron family. बोरॉन फैमिली. अब बोरॉन फैमिली इसको क्यों नाम पड़ा है वो तो आपको आप लोग तो जानते होंगे. बोरॉन फैमिली में हमारे पास फॉलोइंग मेंबर्स, जैसे हमारे पास बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम. दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द बोरॉन फैमिली. अब बोरॉन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे, एटॉमिक नंबर अगर आप बोरॉन का देखोगे तो एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इज 5. 5 को अगर आप +8 करोगे वो 13 बनेगा. तो दैट्स ऑफ द एल्युमिनियम. एल्युमिनियम को अगर आप +18 करोगे, +18, दैट मीन्स जब आप सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड जाएंगे तो 8 आपको ऐड करना है, थर्ड से फोर्थ 18, उसके बाद फिर से 18 और लास्ट में 32. तो अगर आप इसको 18 ऐड करोगे, ठीक है, तो 18 ऐड करने पे यू विल गेट हियर एज 31. और अगर आप इसको और 18 ऐड करोगे तो यू विल गेट व्हाट्स कॉल्ड एज, इसको अगर आप 18 ऐड करोगे तो यहां से 9 आएगा और यहां से व्हाट्स कॉल्ड एज द 4 आएगा. और अगर आप इसको ऐड करोगे 32, ठीक है, तो आपको 81 आएगा. तो दीज आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द डिफरेंट मेंबर्स. अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जो है 1s2, यानी मैं सीधे, आपको पता है हीलियम, ठीक है, तो इट्स 2s2, देन इट्स 2p1, then it's so noble gas core is there, followed by the electrons are present in s and p. Similarly अगर हमारे पास एल्युमिनियम है तो जाहिर सी बात है इसमें एक तो नियॉन है, then it's 3s2, 3p1. इसी तरह अगर हमारे पास नेक्स्ट गैलियम जो है तो हमारे पास आर्गॉन जो कि 18 है, 18 के बाद आएगा 3d10, उसके बाद 4s2, 4p1. ये देख लीजिए. तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो s और p की कंपोज्ड है. इसी तरह अगर हम इंडियम का लेंगे तो हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन हमारे पास है जो कि 36 है. उसके बाद 4d10, 5s2 और 5p1. उसके बाद अगर हमारे पास थैलियम है तो इट विल बी एक्सीजनन, 4f14, 5d10, 6s2 and 6p1. So this is the electronic configuration for the different elements. You are well aware with this in the chapter of atomic structure, आपने ये पढ़ा. तो अब हम पहले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डील करेंगे, उसके बाद हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स रहेंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे. So this is the electronic configuration of the different types of the members. Now what is important here is, यहां पे अगर आप इंपॉर्टेंटली देखोगे, यहां से यहां जब आप मूव करते हो, जैसे आप हमारे पास एल्युमिनियम है, उसके बाद गैलियम की तरफ आप जा रहे हो, एक नया ऑर्बिटल इनकॉर्पोरेट होता है. ये देख लीजिए, एक डी ऑर्बिटल यहां से इनकॉर्पोरेट होता है. डी ऑर्बिटल जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है. इसी तरह अगर आप इंडियम और थैलियम में जाओगे तो एक नया ऑर्बिटल इनकॉर्पोरेट होता है, दैट्स कॉल्ड एज एफ ऑर्बिटल. तो दो जगह पे नए ऑर्बिटल्स इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं. एक जब आप एल्युमिनियम से गैलियम जाते हो और दूसरा जब आप इंडियम से थैलियम जाते हो. समझ आ रही बात? तो इसका इंपैक्ट क्या है, ये क्या करता है इनके डिफरेंट बिहेवियर्स में, इसको हम इंपॉर्टेंटली जानने की कोशिश करेंगे. तो गैलियम इज हैविंग डी ऑर्बिटल
and thallium is having what's called as the f orbital. Now what will be their impact in shaping the different types of the properties? Let's have the discussion on that. पहली प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है यहां पे, पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे क्योंकि आई विल स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट्स कॉल्ड एज एटॉमिक साइज. वी हैव एटॉमिक साइज. अब एटॉमिक साइज जनरली आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो एलिमेंट है, जैसे हमारे पास बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम. अगर हम एटॉमिक साइज की बात करेंगे, होना चाहिए था डाउन द ग्रुप इट शुड हैव बीन इंक्रीज्ड, यानी बोरॉन का कम होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एल्युमिनियम के हैं, उसके बाद गैलियम का होना चाहिए, उसके बाद थैलियम. लेकिन देयर इज एन एनोमलस बिहेवियर, जैसे स्पेशली विद रिगार्ड टू गैलियम और इंडियम और थैलियम का काफी क्लोज है. दे हैव वेरी क्लोज साइज, काफी क्लोज साइज है. अब इसका रीजन क्या है कि गैलियम का जो एटॉमिक साइज है दैट इज लेस एज कंपेयर टू एल्युमिनियम. सो अगर हम साइज वेरिएशन की बात करेंगे तो हमारे पास बोरॉन है, बोरॉन को लेस है एज कंपेयर टू गैलियम, गैलियम को लेस है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को लेस एज कंपेयर टू इंडियम एंड विच इज लेस एज कंपेयर टू थैलियम. Now why there is a size variation? Why gallium is having less size as compared to the aluminum? अब यहां पे देख लीजिए होता क्या है. असल में अगर हम यहां पे देखेंगे, अगर हम गैलियम और एल्युमिनियम की बात करते हैं, ठीक है, गैलियम से लेके यहां तक अगर हम एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर इज 13 और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इट्स 31. ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे न्यूक्लियर चार्ज डबल हो रहा है, ठीक है, और 13 हो गया 26, उससे भी ज्यादा हो रहा है. न्यूक्लियर चार्ज इज एक्चुअली डबलिंग. दूसरा इंपैक्ट अगर आप देखोगे इसमें डी ऑर्बिटल होता है, यानी गैलियम के केस में देयर इज अ डी ऑर्बिटल. अब उस डी ऑर्बिटल से होता क्या है ये देख लीजिए. अगर मैं हमारे पास एक न्यूक्लियस है और यहां से आपका डी ऑर्बिटल है, मान लीजिए यहां पे डी ऑर्बिटल, आपने एक इफेक्ट पढ़ा होगा दैट्स कॉल्ड एज अ स्क्रीनिंग इफेक्ट, व्हाट्स कॉल्ड एज द शील्डिंग इफेक्ट. सबसे अच्छी तरह से न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड करता है. कौन करेगा शील्ड? अगर मैं आपसे ही पूछूंगा तो विच कैन बी हैविंग ए बेटर शील्डिंग इफेक्ट. देखिए जो फील्ड्स होते हैं ना वो स्फेरिकल होते हैं, और स्फेरिकल फील्ड्स होने की वजह से क्या होता है कि जो इस स्फेरिकल फील्ड के जैसा ऑर्बिटल होता है वो इसको कंप्लीटली कवर करता है. अगर आप P देखोगे, अगर आप D देखोगे, F देखोगे, तो ये एक्चुअली स्पेस में डिफ्यूज्ड होते हैं, दे आर एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस इन द स्पेस. और उसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज की जो फील्ड लाइंस होते हैं ना वो अच्छी तरह से शील्ड नहीं कर पाते. असल में ये जो शील्डिंग इफेक्ट, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसमें तो बहुत सारी चीजों का इनकॉर्पोरेशन है, रिपल्शंस है, फिर न्यूक्लियर चार्ज को कौन शील्ड कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बेटरली रिपेल कौन कर सकता है, इसमें बहुत सारी चीजें इनकॉर्पोरेशन है. उसके बाद जब हमने नेट इफेक्ट सभी चीजों का देखा है तो हमने ये देखा कि सबसे अच्छी तरह न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड यानी रोक सकती है कौन? एस ऑर्बिटल, उसके बाद पी ऑर्बिटल, उसके बाद डी ऑर्बिटल, उसके बाद एफ ऑर्बिटल. तो हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की टेंडेंसी होती है वो सबसे ज्यादा एस को है, फॉलोड बाय पी, फॉलोड बाय डी, फॉलोड बाय एफ. यानी इसका मतलब यह है कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो डी ऑर्बिटल इज एक्चुअली अनेबल टू शील्ड इट, इट्स अनेबल टू स्क्रीन द न्यूक्लियर चार्ज. और उस न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड ना करने का मतलब है जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आउटर मोस्ट शेल्स पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो न्यूक्लियर चार्ज को फील करेंगे. न्यूक्लियर चार्ज को अगर इन्होंने फील किया, मान लीजिए हमारे पास ये शेल है, बीच में इसको इंटरवीनिंग डी है, तो ये न्यूक्लियर चार्ज जब इस शेल पे आएगा तो उसकी वजह से साइज इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है. तो उस वजह से जो यहां पे जो है ये आउटर मोस्ट शेल जो होती है उसको कंट्रैक्ट करेगा. और जब आपका डी फिल्ड है, जब आपका किसी भी एलिमेंट में डी फिल्ड है और वो न्यूक्लियर चार्ज को नहीं रोक पाता है, ठीक है, उस टाइप ऑफ
कंट्रैक्शन को हम बोलते हैं स्कैंडिनाइड कंट्रैक्शन. सो व्हाट दिस कंट्रैक्शन इज कॉल्ड एज, इट्स कॉल्ड एज स्कैंडिनाइड कंट्रैक्शन. So it's called as Scandinavide contraction. So असल में गैलियम का जो साइज छोटा है, गैलियम में एक तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, दूसरा डी ऑर्बिटल होता है. डी ऑर्बिटल का शेप डिफ्यूज्ड होता है. डिफ्यूज्ड होने की वजह से वो न्यूक्लियर चार्ज को नहीं रोक पाता है, और नहीं रोक पाने का मतलब यह हुआ कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियर चार्ज को फील करेंगे और उससे साइज कंट्रैक्ट हो जाएगा, और इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है. इतना इंपैक्ट होता है कि गैलियम जो होता है उसका साइज लेस है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, एंड सच टाइप ऑफ कंट्रैक्शन इज कॉल्ड एज स्कैंडिनाइड कंट्रैक्शन. इज इट क्लियर? So there is a Scandinavide contraction that's produced in the gallium because of the incorporation of the d orbitals and the enhanced nuclear charge that's present. एक तो ये बात हो गई. अब दूसरी बात है कि इसी साइज इफेक्ट में अगर हम इंडियम और थैलियम को देखें तो काफी क्लोज साइज है. मैं साथ साथ जो है आप टेक्स्ट को देख लीजिएगा, ठीक है. मैं अपने लेक्चर्स को यूजुअली टेक्स्ट ओरिएंटेड और उसके बाद जो डिफरेंट चीजें टेक्स्ट में हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. इंशाल्लाह आपको काफी मजा आएगा पी ब्लॉक पढ़ने में. तो अब जबकि ऑलरेडी हमने हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म या रिएक्शंस को हमने देखा है, तो यहां पे और आसानी हो जाएगी. मे बी कुछ चीजें जो है वो रिपीट भी हो सकती है, ठीक है. तो यहां पे जो है इंडियम और थैलियम का साइज कंपेरेबल है, जबकि थैलियम का साइज ज्यादा होना चाहिए था एज कंपेयर टू इंडियम, लेकिन साइज कंपेरेबल है. उसका रीजन फिर से वही है. देखिए, अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन थैलियम के केस में जो एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल न्यूक्लियर चार्ज को अच्छी तरह से शील्ड नहीं कर पाता है, और अगर ये शील्ड नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से साइज रिडक्शन होती है. समझ आ रही बात? सो देयर इज अ रिडक्शन इन द साइज, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ कंपेरेबल साइज बिटवीन इंडियम एंड थैलियम, एंड दैट्स बिकॉज व्हाट्स कॉल्ड एज द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन. इफ देयर इज एन एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द साइज, if there is an expected decrease in the size because of the incorporation of the f orbital, ठीक है. अब थैलियम में अगर आप देखोगे f भी है, d भी है, लेकिन d f का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है. अब ये डिपेंड, आप बोलेंगे सर कि देखिए, आप बोलेंगे कि थैलियम का फिर उससे भी लेस होना चाहिए इंडियम से, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. असल में ये कुछ नेट इफेक्ट्स पे जो है डिपेंड करता है. समझ आ रही बात? नेट इफेक्ट्स पे डिपेंड करने के बाद हम इवैल्यूएशन करते हैं कि जनाब यहां पे साइज कितना क्या डिक्रीज हो जाए, क्योंकि एफ में इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से और डी होने की वजह से वहां पे रिपल्शंस भी होंगे, और रिपल्शंस की वजह से साइज इंक्रीज भी हो सकता है. तो यहां पे नेट इफेक्ट्स ऑपरेट होने के बाद वी कैन प्रिडिक्ट दैट किसका साइज कितना डिक्रीज हो जाएगा. असल में तो सारा ये एक्सपेरिमेंटल होता है. वी आर जस्ट गिविंग द एक्सप्लेनेशंस फॉर द ऑब्जर्वर फैक्ट्स. तो यहां पे थैलियम और इंडियम का जो साइज है, that's comparable because of what we say as, because thallium has the incorporation of f orbital, और उस f orbital की वजह से पोर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज सरफेस पे आने की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील होता है, और उसकी वजह से देयर इज अ कंपेरेबल साइज बिटवीन इंडियम एंड थैलियम. इज इट क्लियर? और बात समझ में आई? लेकिन सबसे ज्यादा वेरिएशन किसको है? गैलियम को. गैलियम को सबसे ज्यादा वेरिएशन है, और इसका साइज इज लेस एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट्स कॉल्ड एज द मेल्टिंग पॉइंट. सो लेट्स हैव द डिस्कशन ऑन व्हाट्स कॉल्ड एज द मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट देख लीजिए. मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास जो फॉलोइंग मेंबर्स है, दैट्स बोरॉन इज देयर, एल्युमिनियम इज देयर, गैलियम इज देयर, इंडियम इज देयर एंड थैलियम इज देयर. ठीक है. और अगर हम डिफरेंट जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे
तो याद रखिए कि बोरान जो है फैमिली में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसी का। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि बोरान को सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है और सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट्स ऑफ द गैलियम। सो हमारे पास इसके पास इसको जो है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसमें इसको जो है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। और अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं तो हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, हमारे पास सबसे ज्यादा बोरान को है, उसके बाद एल्युमिनियम को है, उसके बाद थैलियम को है, उसके बाद इंडियम को है और उसके बाद गैलियम को है। जनरली क्या होता है पीरियड टेबल में, जब आप पी ब्लॉक पढ़ते हो तो जो ही हम नीचे जाते हैं मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी सॉलिड स्टेट में इसको जो मेल्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए वो इंक्रीज होती है। पीरियड टेबल में जनरली ऐसा ही होता है। जब आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो हायर मेंबर्स होते हैं पी ब्लॉक में, आप देखोगे कि वो जो होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं और जितना आप जाओगे उतना सॉलिड स्टेट ज्यादा प्रेफरेबल होता है बिकॉज ऑफ मोर वंडर वॉल्स फोर्स। बट हियर इट्स अ डिफरेंट। बोरान फैमिली इज फुल ऑफ द एनोमलस बिहेवियर। अब यहां पे अगर हम देखेंगे कि बोरान का क्यों ऐसा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जबरदस्त है। देखिए जब बोरान सॉलिड स्टेट में होता है, व्हेन इट्स प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हम डिफाइन करते हैं सॉलिड स्टेट में, इसको एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं इकोसोहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी अपने आप को इकोसोहेड्रल स्ट्रक्चर में एग्जिबिट करता है। और ये इकोसोहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसके कि हमारे पास 12 कॉर्नर्स होते हैं। देयर आर 12 कॉर्नर्स एंड 20 फेसेस। 20 फेसेस। सॉलिड स्टेट में बोरान जो है दैट एग्जिबिट्स इटसेल्फ इन एन इकोसोहेड्रल स्ट्रक्चर। इकोसोहेड्रल स्ट्रक्चर में बोरान जो है इसके 12 सराउंडिंग मेंबर्स होते हैं और उन 12 सराउंडिंग मेंबर्स की वजह से ये स्ट्रक्चर जो होता है ये काफी सिमेट्रिकल होता है। इसमें 12 कॉर्नर्स होते हैं और कॉर्नर्स पे बोरान होता है एंड 20 फेसेस होते हैं। अब उसकी वजह से जब एक बोरान एटम सिमेट्रिकली सराउंडेड है by 12 other boron atoms which are present in a symmetrical environment, because of this it produces the high melting point. और अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि बोरान का हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड स्टेट में क्यों है, what is the reason behind that? The reason is simply that it exhibits itself in an icosaedral structure. उसी की वजह से इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है। समझ आ रही बात? तो फैमिली में बोरान को सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये अपने आप को इकोसोहेड्रल स्ट्रक्चर में एग्जिबिट करता है जो कि काफी सिमेट्रिकल होता है। और बोरान के जितने भी एलोट्रॉप्स हैं वो सारे के सारे इसी स्ट्रक्चर में एग्जिबिट करते हैं और उसकी वजह से ये काफी ज्यादा स्टेबल रहता है। समझ आ रही बात? और बाकियों के केस में तो मॉलिक्यूलर मास है। अब लेकिन एक्सप्लेनेशन है कि गैलियम जो है, गैलियम क्यों है लास्ट में? अगर हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रेंड है, मान लीजिए बोरान को ज्यादा है, उसके बाद एल्युमिनियम होना चाहिए, उसके बाद गैलियम होना चाहिए, लेकिन गैलियम जो है, गैलियम को सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? कहते हैं कि जिस तरह इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, स्टेबल स्ट्रक्चर है, उसी तरह इसका एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। इसका एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। अब ये एबनॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे होता है? कहते हैं अगर मान लीजिए हमारे पास यहां गैलियम है, ठीक है, इस गैलियम को सराउंडिंग में 6 गैलियम एटम्स होते हैं। इसको 6 सराउंडिंग में गैलियम एटम्स होते हैं। अगर मान लीजिए ये गैलियम है
इस गैलियम के अराउंड 6 गैलियम एटम्स होते हैं और उन 6 गैलियम एटम्स में 5 जो होते हैं वो नजदीक होते हैं, एक दूर होता है। समझ आ रही बात? जो गैलियम एटम होता है, जो गैलियम सॉलिड स्टेट में एग्जिबिट अपने आप को करता है, इसमें एक एबनॉर्मल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसके 6 नेबर्स होते हैं। उन 6 नेबर्स में 5 नेबर्स आर क्लोजर व्हाइल एज 1 इज हैविंग एट अ लार्जर डिस्टेंस, जबकि नेचर तो सेम होता है। और उसकी वजह से एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है और इसी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो एक तरफ से बोरान है जिसको काफी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है और दूसरी तरफ से गैलियम होता है जिसको एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एबनॉर्मल स्ट्रक्चर दैट द गैलियम हैज, इट प्रोड्यूसेस लेसर मेल्टिंग पॉइंट। और इतना ही नहीं, कहते हैं गैलियम जो होता है इसको हम बोलते हैं वंडर एलिमेंट। इट्स कॉल्ड एज वंडर एलिमेंट। Now why it's called as wonder element? ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अगर आप गैलियम को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंगे, यानी अभी जो हमारे पास रूम टेम्परेचर है, अभी तो थोड़ा ज्यादा ही है, 25 डिग्री पे अगर आप इसको लेंगे तो ये आपके हाथ में लिक्विड स्टेट एग्जिबिट करता है। यानी 25 डिग्री पे इट विल बी इन अ लिक्विड स्टेट, कंप्लीट लिक्विड होगा। और उसके बाद अगर ये 25 डिग्री पे लिक्विड स्टेट में होता है, उसके बाद 2675 के आसपास टेम्परेचर जो हमारे पास है, यानी इतना केल्विन्स अगर हम करेंगे, ठीक है, इतने केल्विन्स पे, यानी 2675 केल्विन्स पे ये लिक्विड स्टेट में ही रहता है, इसी स्टेट में रहता है। तो कहने का मतलब है इसका हाईएस्ट लिक्विड रेंज है, यानी वो एक एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसी एक टेम्परेचर पे, जैसे हमने रूम से स्टार्ट किया और जब तक इसका 2675 केल्विन्स नहीं होगा तब तक ये वेपराइज नहीं हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा लिक्विड रेंज है, यानी इसको लिक्विड स्टेट में ज्यादा टेंडेंसी है रहने के लिए इन कंपैरिजन विद द सॉलिड स्टेट, एंड दैट टू यू कैन इमेजिन द टेंपरेचर रेंज। अगर आप वाटर को लेंगे तो 100 डिग्रीज पे वाटर जो है वो इवोपरेट होता है, लेकिन गैलियम का सबसे ज्यादा लिक्विड रेंज होता है। समझ आ रही बात? और इस लिक्विड रेंज, हाईएस्ट लिक्विड रेंज होने की वजह से, जो कि रूम टेंपरेचर से स्टार्ट होकर 2675 केल्विन्स तक होता है, इस गैलियम की एक बड़ी एप्लीकेशन आती है कि इसको हम हाई टेम्परेचर्स पे यूज कर सकते हैं। जैसे इतने टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए, हाई टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए हम गैलियम का यूज कर सकते हैं। तो गैलियम जो है, बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू रिमेन इन द लिक्विड स्टेट, एंड दैट लिक्विड स्टेट इज एक्सिबिटेड एक्चुअली फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स द रूम टेम्परेचर, ठीक है, टू व्हाट्स कॉल्ड एज 2675 जो कैल्विन्स है, 2675 कैल्विन्स जो है, वहां तक रहने की वजह से, इसका हाईएस्ट लिक्विड रेंज होने की वजह से इसको हम हाई टेम्परेचर मेजर, अगर आप मरकरी का थर्मामीटर लेंगे ना तो आप ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, लेकिन अगर कहीं पे 1000 डिग्री है, 1500 डिग्रीज है, 1900 डिग्रीज है, 2000 डिग्रीज है, समझ आ रही बात? तो उसको आप कैसे मेजर करोगे? मर्करी इज एक्चुअली गेटिंग वेपराइज्ड, दैट कैन नॉट सस्टेन फॉर द लार्जर टेम्परेचर, तो इट्स द गैलियम व्हिच इज यूज्ड देयर। सो इसकी वजह से इट्स यूज्ड इन व्हाट्स कॉल्ड एज, टू मेजर इन व्हाट्स कॉल्ड एज द हाई टेम्परेचर thermometers. So this is what is actually the different types of the melting points. Is it clear? So मैंने आपको बोला कि बोरान का सबसे हाईएस्ट है, गैलियम का सबसे लोवेस्ट है। बोरान का सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, 12 नेबर्स होते हैं, क्योंकि कॉर्नर्स पे इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर में कॉर्नर्स, जो 12 कॉर्नर्स होते हैं उनमें बोरान होता है, ठीक है, और इस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है।
और सबसे लोवेस्ट गैलियम को होता है बिकॉज ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एज एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? सो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फैमिली। Now we have the next property that's called as the ionization enthalpy. Ionization enthalpy. देख लीजिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यूजुअली जब आप पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या होता है, पहले मुझे बताओ व्हाट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये एक वो एनर्जी है जो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यूज होती है। तो जाहिर सी बात है, जहां पे इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलने का मतलब है कम एनर्जी लगेगी। जहां पे साइज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो वहां पे डिफिकल्टी हो जाएगी। जनरली हमें पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जब हम नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी निकलता है, यानी मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूं कि बोरॉन फैमिली एक ऐसी फैमिली है जहां पे आपको काफी ज्यादा एनोमलस बिहेवियर मिलते हैं। जितना आप आगे आगे जाओगे तो उतना एनोमलस बिहेवियर जो होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। सो लेट्स हैव द डिस्कशन ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमारे पास जो है बोरॉन, उसके बाद एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम। इंडियम एंड थैलियम देख लीजिए। आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर हम देखेंगे तो साइज इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहां पे देखेंगे, जब आप बोरान से एल्युमिनियम जाओगे, जब आप बोरान से एल्युमिनियम जाओगे तो यह देखा गया है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ये डिक्रीज कर जाती है, यानी बोरान से लेके एल्युमिनियम में डिक्रीज, एल्युमिनियम से लेके गैलियम जब आप जाओगे तो ये इंक्रीज हो जाती है, यानी गैलियम का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है। उसके बाद फिर से अगर आप गैलियम से लेके इंडियम जाओगे तो फिर से ये जो है वो डिक्रीज कर जाती है, और उसके बाद जब आप इंडियम से थैलियम जाओगे तो फिर से ये इंक्रीज कर जाती है, इट इंक्रीज। तो एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, जैसे हम बोलेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है नीचे जाने पे डिक्रीज करती है, तो ऐसा नहीं है। बोरॉन फैमिली में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, देखिए यहां पे दो चीजें हैं जहां पे इंक्रीज होता है, एक तो गैलियम में और दूसरा थैलियम में। तो अगर आप दोनों जगह पे देखोगे, यहां पे डिक्रीज है, यहां पे डिक्रीज है, लेकिन इन दो जगह पे हमारे पास जो है यहां पे इंक्रीज हो रहा है, यानी आयोनाइजेशन आपको ज्यादा एनर्जी निकलती है, लगती है एज आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इसका एक सिंपल सा रीजन वही है कि साइज इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि गैलियम जो है इसका साइज कम है बिकॉज ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एज द स्कैंडिनाइट कंट्रैक्शन, और इसका जो है दैट्स कॉल्ड एज लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। और उस स्कैंडिनाइट और लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से साइज जो है वो डिक्रीज कर जाता है। डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियर चार्ज है वो नहीं रोक पाता है, आउटर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील होता है, और उस ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील होने की वजह से साइज जब डिक्रीज कर जाता है तो ओब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकालना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। समझ आ रही बात? तो यहां पे जो हमारे पास जो नेट ऑर्डर है, यानी अगर मैं नेट ऑर्डर बनाने की बात करूंगा तो गैलियम का सबसे ज्यादा है, उसके बाद थैलियम का है, ठीक है, यानी उसके बाद थैलियम का है। समझ आ रही बात? उसके बाद हमारे पास जो है गैलियम का है, और उसके बाद एल्युमिनियम का है, और उसके बाद हमारे पास इंडियम का है। समझ आ रही? तो थैलियम के बाद दिस इज गैलियम फॉलोड बाय एल्युमिनियम एंड फॉलोड बाय इंडियम। सो वी हैव नॉट ए रेगुलर टाइप ऑफ ऑर्डर। आप इसको यहां पे याद रख सकते हो डायरेक्टली कि गैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होता है और थैलियम का ज्यादा होता है, बाकी सबका
रेगुलर ट्रेंड के हिसाब से चलता है, यानी जब हम बोरान से एल्युमिनियम जाते हैं तो डिक्रीज कर जाता है, एल्युमिनियम से गैलियम जाते हैं तो इंक्रीज कर जाता है, गैलियम से इंडियम जाते हैं तो डिक्रीज कर जाता है, लेकिन इंडियम से थैलियम जाएंगे तो इंक्रीज कर जाता है। इज इट क्लियर? एंड दिस इज एक्चुअली एट्रीब्यूटेड टू व्हाट्स कॉल्ड एज द साइज इफेक्ट. Now same if we have the another trend that's called as the electronegativity. Electronegativity अगर हम उसको देखें, देख लीजिए. Now we have the next one that's called as electronegativity. Electronegativity. So हमारे पास बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम. समझ आ रही बात? जब आप बोरान से एल्युमिनियम जाओगे, व्हेन यू गो फ्रॉम बोरान टू एल्युमिनियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज. फिर जब आप एल्युमिनियम से थैलियम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाती है. एक बार फिर से वही रीजन है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इंक्रीज करती है? क्यों टेंडेंसी टू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डेड स्टेट इंक्रीज? द रीजन इज वेरी वेरी क्लियर, एंड द रीजन इज बिकॉज ऑफ द लेसर साइज एंड एनहेंस्ड न्यूक्लियर चार्ज, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली इंक्रीज. और बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो, अगर हम यहां पे दूसरे कैरेक्टर की बात करेंगे, यानी मेटलिक कैरेक्टर की बात करेंगे, तो बोरान जो है वो नॉन मेटल है. बोरॉन इज अ नॉन मेटल. एल्युमिनियम इज कंप्लीट मेटल. लेकिन उसके बाद जब हम फिर से नीचे जाते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है. ये सारा माजरा किसका है? दैट्स प्लेड बाय द साइज इफेक्ट. That's played by the Scandinide and lanthanide contraction. That's the reduced size has actually the effects on the electronegativity and the metallic character as well. So boron in the family is non-metallic. Aluminium is a complete metal. While as if you go down the group, you should have increased metallic character. आपका metallic character increase होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. metallic character उतना ज्यादा increase नहीं होता है. वो बात समझ में आई? The reason is because of the lanthanide and what's called as the Scandinide contraction. Is it clear? एक और बात जो है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है, अगर हम जनाब डेंसिटी की बात करेंगे तो इन सब के केस में एक चीज बिल्कुल यहां पे, जहां पे कोई एनॉमलस बिहेवियर नहीं है, तो डेंसिटी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो जाती है. So down the group density increase. समझ आ रही बात? Down the group density increase in the boron family. So rest, we have discussed the physical properties. Now we are heading towards what's called as the chemical properties of the family. So let's have now the discussion on what's called as the chemical properties. So chemical properties of the element. ये देख लीजिए. Now if we talk in terms of what's called as the chemical properties, chemical properties of the family, पहले हम डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, दैट्स कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में पहले मैं बताऊंगा आपको. उसके बाद we will have a discussion on certain compounds and some of the important compounds, and with that we will be inshallah completing it in the next lecture or so. ठीक है, ये देख लीजिए. अगर हमारे पास मान लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बोरॉन फैमिली को देखेंगे, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम हमारे पास, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है NS2 और NP1 है. जरा बताओ मुझे, मैंने ऑलरेडी आपके साथ कुछ चीजें शेयर की. इसमें पॉसिबल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स +3 हो सकता है और +1 हो सकता है.
समझ आ रही है बात? यानी बोरान +3 में हो सकता है, एल्युमिनियम +3 में हो सकता है, गैलियम हो सकता है, इंडियम हो सकता है, थैलियम हो सकता है। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहां पे अगर आप देखोगे जो हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, दोस विच आर हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती है वो अनस्टेबल होती है जब आप नीचे जाओ, while as लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो हमारे पास लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, ये ज्यादा स्टेबल होती है, दे आर मोर स्टेबल। एंड उसमें मैंने आपको ऑलरेडी रीजन बोला है कि यहां पे पी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बॉन्डिंग में कम पार्टिसिपेट करते हैं, ये ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, एस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम पार्टिसिपेट करते हैं। सच एन इफेक्ट इज कॉल्ड एज इनर्ट पीयर इफेक्ट। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूंगा बोरान का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, एल्युमिनियम हमेशा +3 में होता है, गैलियम का +3 भी होगा और +1 भी होता है, इंडियम का +3 भी होता है और +1 भी होता है, थैलियम का भी +3 होगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? +1। तो थैलियम जो है, Tl जो है, Tl का +1 स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पीयर इफेक्ट। आई हैव डिस्कस दिस इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो इनर्ट पीयर इफेक्ट की वजह से यहां थैलियम जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा एग्जिबिट करेगा। और याद रखिए, अगर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा एग्जिबिट अपने आप को करता है, यानी +1 में ये ज्यादा रहना चाहता है, मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल में किस वाले ग्रुप को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, किन को है? ठीक है, वहां जहां आपके अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये बिल्कुल थैलियम के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, थैलियम के कंपाउंड्स आर क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ अल्कली मेटल्स एंड इट शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज। इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्वाइट सिमिलर होते हैं अल्कली मेटल्स के, इसके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर क्वाइट सिमिलर टू अल्कली मेटल्स बिकॉज ऑफ द इनर्ट पीयर इफेक्ट दैट इट शोज। सो थैलियम शोज इनर्ट पीयर इफेक्ट, ठीक है। और थैलियम यहां पे, अगर आप यहां पे देखोगे तो थैलियम जो है, अगर मान लीजिए किसी में थैलियम +3 होगा, +3 जो है थैलियम, ये अनस्टेबल होगा एंड इट वांट टू गेट कन्वर्ट इनटू +1 इमीडिएट। फॉर दैट इट विल गेन, सो इट विल एक्ट एज गेन, इसको खुद को हो जाएगा गेन। व्हेन इट गेन्स इट अंडरगोस रिडक्शन, सो इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। समझ आ रही बात? तो दूसरी बात, अगर थैलियम +3 कहीं पे होगा, थैलियम +3 में जो स्टेट्स होंगे, जो हमारे पास जो स्टेट्स होंगे, तो यहां पे ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है। और थैलियम +3 सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकता है उन्हीं एलिमेंट्स के साथ जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, वरना नहीं। जैसे कि अगर ऑक्सीजन के साथ भी अगर आप देखोगे तो रिपोर्टेड जो हमारे पास है, थैलियम का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, तो ये आपको Ti2O ऐसे आपको जनाब मॉलिक्यूल बनेगा। समझ आ रही है बात? इसी तरह थैलियम जो है हाइड्रोक्साइड बनाता है, और थैलियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? थैलियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ऐसे नहीं होगा TlOH whole thrice. No, it will be simply TlOH. That's the formula of the thallium hydroxide. So down the group, lower positive oxidation states become more stable because of the inert pair effect. I have already explained in the previous lectures what the inert pair effect is, how it's created and what are the different aspects of the. तो यहां पे थैलियम जो है उसकी ज्यादा टेंडेंसी है +1 ऑक्सीडेशन, रेस्ट ऑफ द फैमिली जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक्सिबिट करती है। और जितना आप नीचे जाओगे उतना +1 विल बिकम मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +3। और +3 में जो बॉन्डिंग होगी उसका कोवेलेंट नेचर होगा। बताओ क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना is difficult. You require more of the ionization energy to remove the electrons, and because of the greater ionization energy to require electrons, it's the shearing mode that's applied by the elements. So +3 के केस में जितनी भी bonding होती है इन elements की, that's usually the covalent in nature and not the ionic in nature. और not only that, अगर मान लीजिए कहीं पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है
तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब है स्मॉलर कैटाइन, और जनरली क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस लार्जर दिस पोलराइजेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो द कोवलेंट कैरेक्टर इज डेवलप्ड. So all the bonding states in the family which are present in the +3 oxidation state is actually the covalent, and you know that covalent molecules are actually getting hydrolyzed. We have discussed the mechanism of the hydrolysis, that will be discussed, that will